So hi guys, welcome back to one more chapter of economics that is theory of demand. इससे पहले हमने दो चैप्टर में कवर किया है कि व्हाट आर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर हमने देखा था कि व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। आफ्टर डूइंग ऑल दैट इंट्रोडक्शन, आफ्टर कवरिंग दैट ऑल इंट्रोडक्शन, अब हमें एक अच्छा चैप्टर मिला है दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे जो आपको नेक्स्ट चैप्टर्स को समझने में बहुत हेल्प करेंगे। और बिलीव मी, हम सब रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले डेफिनेशन की ओर ध्यान देते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड। डिमांड होता क्या है, ठीक है। सो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर्स आर एबल एंड विलिंग टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब इसको समझते हैं कि डिमांड इज अ क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी प्रोडक्ट की वो क्वांटिटीज जो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे लोग डिमांड कर रहे हैं एट देयर डिफरेंट प्राइसेस। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जैसे कोई कमोडिटी एक्स है मार्केट में किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है। अब उसके डिफरेंट प्राइजेस हो सकते हैं। सबसे पहले सोचो कि उसका 50 प्राइस है, तो जो लोग क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं उसकी दैट इज 10, ठीक है, दैट इज 10। अब लेट्स अज्यूम कि उसका प्राइस गिर जाए, थोड़ा 40 हो जाए, तो उसकी जो क्वांटिटीज लोग डिमांड कर रहे हैं अब वो हो जाए 12, ठीक है। तो अब सोचो कि उसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाए, वो 60 हो जाए, तो लोग जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं वो बढ़कर हो जाए नो, वो कम हो जाए, 8 हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब 50 था उसका प्राइस तो लोग 10 क्वांटिटीज डिमांड कर रहे थे। अब उसका प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो लोग कम कम डिमांड करेंगे, ठीक है। तो अब डिमांड क्या है? डिमांड इज दिस होल रिलेशनशिप between price, different prices and different quantities that people are demanding at a given period of time. आई होप यू अंडरस्टूड। एक बार फिर देखते हैं कि डिमांड इस पूरे रिलेशनशिप को कहा जाता है जिसमें लोग डिफरेंट प्राइजेस पे किसी प्रोडक्ट के डिफरेंट क्वांटिटीज को डिमांड कर रहे होते हैं। अगर उसका प्राइस ऊपर हो तो क्या डिमांड करेंगे? कम, और ज्यादा हो जाए तो क्या डिमांड करेंगे? कम हो जाए तो क्या डिमांड करेंगे? दिस होल, इस सारे रिलेशनशिप को डिमांड कहा जाता है। अब इन दो टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है। ये टर्म्स बार बार यूज होंगी तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। द टर्म्स आर डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब ये सुनने में चाहे एक जैसी लग रही है पर ये इकोनॉमिक्स में बिल्कुल डिफरेंट सेंस में यूज होती है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ डिमांड का यूज हो रहा है और कहाँ क्वांटिटी डिमांडेड की बात हो रही है, ठीक है। समझते हैं बहुत अच्छे से। क्वांटिटी डिमांडेड बहुत सिंपल है सबसे पहले, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है कि अगर मार्केट में किसी कमोडिटी एक्स का जो प्राइस है वो 50 है मान लो, ठीक है। तो जो लोग डिमांड कर रहे हैं क्वांटिटी वो 10 डिमांड कर रहे हैं। सो 10 इज नथिंग बट क्वांटिटी डिमांडेड एट अ गिवन प्राइस लेवल, ठीक है। 50 प्राइस लेवल पे जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो 10 डिमांड कर रहे हैं, सो दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। बिल्कुल आसान है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है समझने को। अब डिमांड के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये थोड़ा ब्रॉडर टर्म है। इसमें अगर 50 प्राइस उसी पीरियड में कम हो जाए, 40 हो जाए, तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, लोग 12 डिमांड कर, तो अब क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और अगर प्राइस बढ़ जाए, लेट्स अज्यूम 60 हो जाए, तो अब लोग जो डिमांड करेंगे वो कम करेंगे, लेट्स अज्यूम 8 करेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो जाएगी? एट अ 60 प्राइस लेवल 8 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली तीन जो है ये क्वांटिटी डिमांडेड है, पर जो ये होल रिलेशनशिप है, जो ये सारा रिलेशनशिप है ऑफ डिफरेंट प्राइस लेवल्स
एंड डिफरेंट क्वांटिटीज दैट पीपल आर डिमांडिंग, इस सारे रिलेशनशिप को डिमांड कहा जाता है। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड इज दिस होल रिलेशनशिप, वेयर एज क्वांटिटी डिमांडेड इज के एक प्राइस लेवल पे व्हाट पीपल आर डिमांडिंग, व्हाट क्वांटिटी दे आर डिमांडिंग, उसको क्या कहा जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड। अब आपने ध्यान रखना है कि कहां क्वांटिटी डिमांडेड की बात हो रही है और कहां डिमांड की बात हो रही है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड एंड इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट स्टेट्स दैट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्राइस एंड फॉल्स विद इंक्रीज इन प्राइस, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका? सबसे आसान लॉ है ये, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, बिल्कुल आसानी से समझो कि ये कह रहा है कि अगर कोई कमोडिटी एक्स है मार्केट में किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे और उसका प्राइस है 50, तो और लोग जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड है वो है 10। ठीक है, तो ये लॉ सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर इसका प्राइस कल को बढ़ जाए, 60 हो जाए फॉर लेट्स अज्यूम, तो जो क्वांटिटी लोग डिमांड कर रहे थे वो अब कम हो जाएगी क्योंकि प्राइस बढ़ गया है, तो 8 हो जाएगी लेट्स अज्यूम। ठीक है, तो और अगर इसका प्राइस कम हो जाए, 40 हो जाए, ठीक है, तो अब लोग जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे वो बढ़ा देंगे, वो इसको शायद 12 कर दे। बस यही है लॉ ऑफ डिमांड। और इसमें एक और चीज है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, कोई और कोई फैक्टर में चेंज नहीं आ रहा, ये हम मान के चल रहे हैं। जैसे कि लोगों के टेस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, पॉपुलेशन फैक्टर कांस्टेंट है और अदर सारे फैक्टर्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, जहां इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पॉपुलेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ये सब कांस्टेंट है। उस टाइम पे ये लॉ ऐसे एप्लीकेबल होता है कि अगर एक प्राइस जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी क्वांटिटी डिमांडेड है वो ऐसे चेंज करेगी कि अगर उसका प्राइस बढ़ जाए तो क्वांटिटी लोग कम डिमांड करेंगे, और अगर उसका प्राइस कम हो जाए तो लोग ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। अब हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाद हम डिमांड स्केड्यूल देखेंगे, फिर डिमांड कर्व देखेंगे। सो अब देखते हैं व्हाट इज डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, तो डिमांड स्केड्यूल इज नथिंग बट अ टेबल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अभी हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड में कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसको टेबल के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास डिमांड स्केड्यूल दो टाइप्स के हैं। सबसे पहले है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और उसके बाद है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल देखते हैं। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल हमें एक किसी इंडिविजुअल की जो क्या रिलेशनशिप है उसका प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का मार्केट में, उसके बारे में बताता है कि एक इंडिविजुअल अगर प्राइस चेंज होता है तो वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, कैसे अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को चेंज करता है। तो सबसे पहले जब प्राइस था 1 किसी कमोडिटी का एक्स का, तो लोग 4 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, उसके 4 यूनिट्स को खरीद रहे थे। अब जब उसका प्राइस बढ़ गया तो वी नो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाए तो लोग अब उसकी अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर देते हैं। तो अब उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 3 हो गया, और अगर उसका प्राइस और बढ़ेगा तो वो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड और कम हो जाएगी, अगर और बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड और कम हो जाएगी। अब देखते हैं कि व्हाट इज मार्केट डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, तो मार्केट में जो डिमांड होती है वो किस किस की एडिशन होती है। जो इंडिविजुअल डिमांड कर रहे हैं उन सबको अगर हम ऐड कर दें, अगर फॉर एग्जांपल एक मार्केट में 10,000 लोग हैं तो उन 10,000 लोगों की अगर क्वांटिटी डिमांडेड को ऐड कर दें तो मार्केट की क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगी। तो इसी लॉजिक पे ये टेबल बना है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस एक्स है और एक पर्सन 5 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है और सेकंड पर्सन 4 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, तो वी नो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड अगर प्राइस बढ़ेगा तो वो अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देंगे। 5 से 4 3 2 और यहाँ भी 4 3 2 1, ये दोनों ने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दी जैसे जैसे प्राइस बढ़ा। ठीक है, तो अब हमें अगर मार्केट की क्वांटिटी डिमांडेड देखनी हो तो वो कैसे होगा।
हम इन दोनों की यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि दो ही बंदे हैं एक मार्केट में, ठीक है। तो अगर जितने भी बंदे होंगे हम उन सब की क्वांटिटी डिमांडेड को ऐड करते जाएंगे तो हमें मार्केट की क्वांटिटी डिमांडेड मिल जाएगी। इन दिस केस दे आर टू, सो 5 और 4 9, 4 और 3। अब देखिए रिलेशनशिप कैसी है। इस प्राइस पे मार्केट की क्वांटिटी डिमांडेड कितनी आई, 9। और इस प्राइस पे अब जब प्राइस बढ़ गया तो मार्केट की क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो गई। इस प्राइस पे जब प्राइस फिर बढ़ा तो मार्केट की क्वांटिटी डिमांडेड और कम हो गई, और एंड सो ऑन। अब ये जो सारा रिलेशनशिप है इसको क्या कहेंगे, इसको डिमांड कहेंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि मार्केट का डिमांड स्केड्यूल। ये जो सारा रिलेशनशिप है ऑफ अल्टरनेटिव प्राइसेस, जब प्राइसेस चेंज हो रहे थे और क्वांटिटी डिमांडेड कैसे बिहेव कर रही थी ऑफ इंडिविजुअल और एक मार्केट की, तो इस सारे रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, डिमांड कहा जाता है। और जब हम एक इंडिविजुअल के तौर पर बात कर रहे होते हैं तो हम इसको क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं, इसको भी क्वांटिटी डिमांडेड, इसको मार्केट की क्वांटिटी डिमांडेड। तो दिस इज ऑल अबाउट मार्केट डिमांड स्केड्यूल। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज डिमांड कर्व। अब हमने जो टेबल देखा था उसको हमने ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया है, दैट इज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व भी हमें रिलेशनशिप शो करता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट prices and different quantity that people are demanding corresponding to that very different prices, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स एक था, 1 था, तो लोग जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे वो थी 4। और जब उसका प्राइस 2 हो गया, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो अब उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो कितनी हो गई, वो हो गई 3। कैन सी हियर कि वो 3 हो गई, ठीक है। अब लोगों ने जो क्वांटिटी डिमांड की वो कम कर दी। अब जब प्राइस और बढ़ा, प्राइस कितना हो गया, 3 हो गया, तो लोगों ने अब क्वांटिटी डिमांडेड और कम कर दी। कितनी कर दी, 2 कर दी। और जब प्राइस 4 हुआ तो लोगों ने सिर्फ एक ही क्वांटिटी डिमांड की। सो दिस वाज द रिलेशनशिप बिटवीन different prices and different quantity that we people were demanding corresponding to that very different prices. इसको कहा जाता है individual demand curve। जैसे हमने देखा था इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, ये उसी का ही पार्ट है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये हमें बताता है कि जो ग्राफ बनेगा डिमांड कर्व का उसकी नेगेटिव स्लोप होगी और देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज अ मार्केट डिमांड कर्व। तो अब देखते हैं व्हाट इज मार्केट डिमांड कर्व। जैसे हमने देखा था कि व्हाट इज मार्केट डिमांड स्केड्यूल, कैसे मार्केट डिमांड स्केड्यूल बनता है। जब हम इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और दो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल को ऐड कर देते थे तो हमारा मार्केट डिमांड स्केड्यूल बन रहा था। तो इसी में हम फिर एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट में सिर्फ दो ही बंदे हैं और उनका मार्केट डिमांड कर्व कैसे हम बना सकते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड कर्व 1 है और यहाँ पे है इंडिविजुअल डिमांड कर्व 2। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में जब प्राइस 1 है तो लोग जो इंडिविजुअल है वो 5 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड के उसका जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, तो वो 4 डिमांड कर रहा है। जब 3 प्राइस हो गया तो अब वो 3 डिमांड कर रहा है और जब 4 प्राइस हो जाएगा तब वो 2 क्वांटिटी डिमांडेड करेगा। और सेम इज द केस विद दिस इंडिविजुअल सेकंड, ठीक है। ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व 2 है। अब हमें देखना है कि हम कैसे मार्केट डिमांड कर्व बना सकते हैं बाय एडिंग दीज टू, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। जब प्राइस 1 था, प्राइस 1 था, तो इंडिविजुअल फर्स्ट ने जो डिमांड किया वो 5 किया, ठीक है। और जो इंडिविजुअल सेकंड ने डिमांड किया वो 4 किया। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ऐड करना है। जब प्राइस 1 था तो टोटल कितना हो गया, 5 + 4 9। सो मार्केट की जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी एट प्राइस 1 वो कितनी होगी, 9 होगी। जब प्राइस बढ़ गया, 2 हो गया, तो फर्स्ट इंडिविजुअल ने क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कर दी 4 और जो सेकंड इंडिविजुअल है उसने कर दी 3। तो
4 प्लस 3 7, तो ये हो जाएगा यहां, ठीक है। और जब प्राइस फिर से बढ़ा और 3 हो गया तो इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी है, 3, और इसकी कितनी है, 2, 3 प्लस 2 5, तो हमें 5 से मिलाना है 3 को, तो ये होगी 3, ठीक है। एंड लास्ट जब प्राइस 4 हो गया तो इसने कितनी क्वांटिटी डिमांडेड कर दी, 1, और इसने कितनी कर दी, 2। इज इट रियली 2? जब उसने 4 प्राइस हो गया तो इट्स 1 एंड इट्स 2, सॉरी, फर्स्ट इंडिविजुअल की कितनी है, 2, और सेकंड की कितनी है, सेकंड की है 1, तो 2 प्लस 1 3, तो अब हमें 4 प्राइस लेवल को 3 से मिलाना है, सो इट्स गोइंग टू बी हियर, सो दिस विल बी द market demand curve. Now let's see why does demand curve slopes downward. डिमांड कर्व में हमने देखा कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अगर एक चीज बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, और अगर क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। सो ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है ये क्यों है, इसके जो रीजंस हैं वो हमने देखने हैं इसमें, कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, कि व्हाई देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो सबसे पहले है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? Marginal utility is nothing but a quality of a product, a quality of a product to satisfy its consumers, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट की वो क्वालिटी जिससे वो अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। वैसे तो ये लॉ और ये मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आने वाले चैप्टर में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, पर अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमें मार्जिनल यूटिलिटी का एक आइडिया होना जरूरी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए और आपने किसी कमोडिटी एक्स का फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, ठीक है। वो आपको कुछ सर्टेन मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, लेट्स अज्यूम 20, ठीक है। तो 20 इज नथिंग, हम बट हमने वो सेटिस्फेक्शन जो हमने वो ड्राइव की है उस प्रोडक्ट के फर्स्ट यूनिट से, उसको नंबर्स में लिखा है, ठीक है। तो अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग जब हम सेकेंड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हम उतनी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं हमें उतनी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिलेगी जितनी फर्स्ट यूनिट से हमें मिली थी, उससे कम मिलेगी। और जब हम एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो और कम हो जाएगी, ठीक है। इसको रियल लाइफ से रिलेट करो, जब फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए, ठीक है, आपने आइसक्रीम ऑर्डर किया, आपने फर्स्ट स्कूप लिया, आपको कुछ यूनिट, आपको कुछ मार्जिनल यूटिलिटी मिली, फॉर एग्जांपल 20। फिर आपने जब सेकंड यूनिट आपने कंज्यूम किया तो आपको उतनी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि चाहे जितनी भी आपकी फेवरेट आइसक्रीम हो, वो आप एक टाइम, आप एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उससे बोर हो जाते हो, ठीक है। ये हर चीज के लिए वैलिड है, हर कमोडिटी के लिए वैलिड है, ठीक है। सो जब आप सेकंड यूनिट कंज्यूम करोगे तो कम मार्जिनल यूटिलिटी होगी, थर्ड में और कम होगी। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स टू अस, ठीक है। उसके बाद अब हमें देखना है कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है। सो कह रहे ये लॉ वैलिड है लाइफ में, इसीलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप कर रही है, ठीक है। अब इसको उससे रिलेट करके देखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल जो प्राइस था कमोडिटी का फर्स्ट यूनिट के लिए और 1 यूनिट के लिए वो 18 है, ठीक है। तो आप फर्स्ट यूनिट के लिए 18 दे रहे हो और जो मार्जिनल यूटिलिटी आप गेट कर रहे हो वो 20 है, ठीक है। उसके बाद जो यूटिलिटी सरप्लस आपको मिला वो 2 मिला, क्योंकि आपने 20 रुपीज मार्जिनल यूटिलिटी के लिए 18 रुपीज पे कर दिए, आप प्रॉफिट में हो, सो वर्थ इट है। अब सेकंड यूनिट के लिए भी आपने 18 रुपीज पे करे क्योंकि आपको 18 ही मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, सो इट इज इक्वल, आपको
ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, बट आपको 18 मार्जिनल यूटिलिटी तो मिल गई, ठीक है। तो ये भी एक वर्थ इट बिजनेस है। बट अब थर्ड यूनिट के लिए यू कैन नॉट पे 18 रुपीज एज अ रैशनल कंज्यूमर, बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, क्योंकि अगर आप 18 पे करोगे तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रही है। आप 18 रुपीज किसी को दोगे और अगर वो वर्थ इट नहीं है जो आपने प्रोडक्ट लिया, तो आप वो बिजनेस करोगे नहीं, वो ट्रांजैक्शन करोगे नहीं। सो सेम इज द केस हियर। तो आपने सिर्फ 2 यूनिट्स बाय करी बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर और कंजम्पशन को बंद कर दिया, ठीक है। अब सोचो कि इसका प्राइस बढ़ जाए, जो इसका कमोडिटी का प्राइस है वो 18 से हटकर 20 हो जाए, तो अब आप फर्स्ट यूनिट तो बाय करोगे ही, क्योंकि आपको 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। बट उसके बाद आप 18 और सेकेंड यूनिट के लिए जहां आपको 18 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, उसके लिए आप 20 रुपीज नहीं पे कर सकते, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कम है और जो प्राइस आप पे कर रहे हो, जो सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो ज्यादा है। सो आप एक ही यूनिट बाय करोगे। सो जब प्राइस 18 था तो यू वर बाइंग 2 यूनिट्स, और जब प्राइस 20 हुआ तो आप एक यूनिट बाय कर रहे हो। इसका मतलब जब प्राइस बढ़ा तो आपने कंजम्पशन कम कर दी, आपने क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दी। जब प्राइस 20 से 18 से 20 हुआ तो आपने क्वांटिटी डिमांडेड 2 से 1 कर दी। सो दिस इज व्हाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी there is an inverse relationship between price and quantity demand. Now let's try to understand what is income effect, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि आपकी 300 रुपीज सैलरी है, ठीक है। इसको रियल लाइफ से रिलेट करके कॉन्सेप्ट्स को समझो, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा क्या इनकम इफेक्ट है, क्या सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। तो आपको रियल लाइफ से रिलेट करना है, चीजों को एग्जाम्पल लेके समझना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी है 300, ठीक है, और उसके बाद आपको 100 रुपीज आप फ्रूट्स पे कंज्यूम करते हो हर मंथ, ठीक है। तो आप एप्पल्स बाय करते हो जिसका प्राइस है 50 रुपीज पर केजी। तो हर मंथ आप सिर्फ 2 kg बाय कर पाओगे, ठीक है। हर मंथ आप 2 kg एप्पल कंज्यूम कर रहे हो, बाय कर रहे हो। नाउ लेट्स अज्यूम कि प्राइस जो है वो कम हो गया, वो हो गया 50 पर केजी, ठीक है। अब आप 2 kg तो बाय कर ही रहे हो एप्पल्स, आपको एप्पल्स बहुत पसंद है, बट अब आपके पास 20 रुपीज बच रहे हैं अपनी रियल इनकम में से। तो अब आप 20 रुपीज को भी एप्पल पे कंज्यूम करोगे, और जो एप्पल की क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब जो रियल इनकम है वो बढ़ चुकी है, रियल इनकम ने आपकी परचेजिंग पावर बढ़ा दी है, क्योंकि प्राइस कम हो गया है, ठीक है। जब प्राइस कम होता है तो रियल इनकम बढ़ जाती है, और या ऐसे कह लो कि रियल इनकम आपकी परचेजिंग पावर बढ़ा देती है, ठीक है। तो प्राइस बढ़ा और आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है फॉर एप्पल्स वो भी क्या हो गई, वो सॉरी, प्राइस कम हुआ, 50 से 40 हुआ, और जो आपकी रियल इनकम है उसने आपकी परचेजिंग पावर बढ़ा दिया, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। सो दिस इज इनकम इफेक्ट, कि जब प्राइस बढ़ता है तो रियल कम होता है तो रियल इनकम बढ़ जाती है, और जब रियल इनकम बढ़ जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ अकॉर्डिंग टू इनकम इफेक्ट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, अब इसको समझते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझने के लिए हमें सब्स्टिट्यूट गुड्स को समझना बहुत जरूरी है। सब्स्टिट्यूशन गुड्स वो हैं जिनको हम रियल लाइफ में इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, जैसे कि टी और कॉफी। हम टी को कॉफी की जगह कंज्यूम कर सकते हैं, और कॉफी को टी की जगह, एक ही काम करते हैं दोनों, ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो अब जब एक कमोडिटी फॉर एग्जांपल कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग टी की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि टी का प्राइस तो उतना ही है, ठीक है। जब कॉफी का प्राइस बढ़ गया, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों का प्राइस इनिशियली सेम था, ठीक है। तो जब टी का प्राइस कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो लोगों ने टी की ओर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन तो सेम ही प्रोवाइड कर रहे थे। तो कॉफी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो गई, ठीक है। तो फिर प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। ये एक्सप्लेन कर रहा है व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी हमारा यहाँ कवर हो गया।
अब देखते हैं कि साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप कैसे डिमांड कर्व को डाउनवर्ड स्लोप करवाता है। ठीक है, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप में कुछ नहीं है। जब फॉर एग्जांपल 2000 किसी कमोडिटी का प्राइस है, ठीक है, तो कुछ कंज्यूमर ग्रुप होगा जो इसको बाय कर पा रहा होगा, जिनकी इनकम उनको अलाउ कर रही होगी कि यस यू कैन बाय दिस 2000 वाला प्रोडक्ट। अब क्या हो गया, इसका प्राइस कम हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो कंज्यूमर ग्रुप है ये बढ़ जाएगा, क्योंकि अब कुछ और लोग इसमें ऐड हो जाएंगे जो जिनकी इनकम उनको अलाउ कर रही होगी कि यस यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट। तो जब साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप बढ़ जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, तब भी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, क्योंकि अब इस ग्रुप जब इस ग्रुप में जो कि ग्रुप 2 है, जिसको हम ग्रुप 2 कह रहे हैं, वो उसके जो कंज्यूमर्स हैं वो ज्यादा हैं, ग्रुप 2 के मेंबर ज्यादा हैं जो 1000 वाली कमोडिटी को बाय कर रहे हैं, तो अब क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी। सो दिस इज हाउ साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप explains the demand the phenomena of downward sloping of demand curve. Now let's see alternative uses में क्या है। ठीक है, what is alternative uses? हमने सबसे पहले चैप्टर में देखा था कि किसी भी कमोडिटी के alternative uses होते हैं, और जब कमोडिटी का प्राइस रीजनेबल होता है तो उसको हम लेस इंपॉर्टेंट यूज के लिए यूज करने लग जाते हैं। ठीक है, जब उसका प्राइस रीजनेबल है तो उसको ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे, और जब उसकी ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे तो उसको अब लेस और लेस इंपॉर्टेंट यूज के लिए यूज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो समझ आएगा, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे कि मिल्क है, ठीक है, तो मिल्क को या तो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं या उसको कर्ड बना सकते हैं उसकी। ठीक है, तो जब उसको डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे तो वो या तो उसको डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे या कर्ड बनाएंगे। अब उसका जब प्राइस रीजनेबल है, प्राइस उसका सस्ता है, तो क्या होगा, हम ज्यादा बाय कर पाएंगे, और जब ज्यादा बाय कर पाएंगे तो उसको डायरेक्टली कंज्यूम करने के बाद, इंपॉर्टेंट यूज में लगाने के बाद, उसको लेस एंड लेस इंपॉर्टेंट यूजेस में हम लगा सकते हैं, कर्ड के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, पर अगर इसका प्राइस बढ़ जाए, प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए, अगर इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो अब हम उसको कम मात्रा में खरीद पाएंगे, कम क्वांटिटी में खरीद पाएंगे, और जब उसको कम क्वांटिटी में हम खरीद रहे हैं तो उसको अब और किसी यूज में हम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम है, तो उसको सिर्फ एक ही यूज के लिए यूज करेंगे, दैट इज डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ मिल्क। और इसीलिए जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप। ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि why alternative uses of any product leads to demand curves downward sloping।